बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका मेन टॉपिक हमने पढ़ना है ऑर्थोगोनैलिटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। एंगल के बारे में तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन आज हम ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है और वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी के लिए डिफरेंट वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये एक फार्मूला है काशी-शिवार्ज इनइक्वालिटी। इसकी जस्ट स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट आपको स्टेटमेंट हेल्प कर सकती है कि आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है। अगर आपको दो वेक्टर्स दें और आपको कहें कि काशी-शिवार्ज इनइक्वालिटी इस पे अप्लाई करें, तो आपने क्या करना है, यू वी का इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। यानी आपके पास यू वी इनर प्रोडक्ट से एक वेक्टर आएगा और उसकी लेंथ जो है वो आपने इस साइड पे रखनी है और इस साइड पे आपने नॉर्म ऑफ यू और नॉर्म ऑफ वी फाइंड आउट कर लेना है और ये इनइक्वालिटी दरमियान में अप्लाई कर देनी है। तो आपकी कंडीशन के मुताबिक की वैल्यू सेटिस्फाई होगी, यानी इकट्ठी जो इनकी इनर प्रोडक्ट है वो लेस देन और इक्वल टू है देयर सेपरेटेड नॉर्म्स के। बस ये प्रूफ करना है और ये क्लियरली इनर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास हमारा मेन टॉपिक ऑर्थोगोनैलिटी, जिसकी डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। Two vectors u and v in an inner product space are called orthogonal if u with inner product v is equal to 0। यानी हम दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट फाइंड करें और आंसर 0 आ जाए तो इट्स मीन वो दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं ईच अदर, यानी एक दूसरे के वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ऑर्थोगोनल को परपेंडिकुलर भी कहा जा सकता है इन सिंपल लैंग्वेज। ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और एंगल जिस तरह हम कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं और फार्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है कॉस थीटा इज़ इक्वल टू यू डॉट वी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ यू लेंथ ऑफ वी। और ये ऊपर क्या है, ये u डॉट वी क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ R2 है। R2 हो सकती है, R3 हो सकता है, जिस तरह से u और v के एलिमेंट्स होंगे। और इसी कंडीशन को अगर इनर प्रोडक्ट में चेंज करें तो ये इस तरह से इनर प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। रिजल्ट ये नॉर्म ऑफ u आ जाएगा और ये नॉर्म ऑफ v आ जाएगा। तो अगर ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन को हम इस डेफिनेशन से रिलेट करें तो देखें cos 90 एंगल पर 0 आता है, सो ये आ जाएगा 0 और ये नीचे वाली टर्म इस साइड पर आकर 0 से मल्टीप्लाई होके अगेन 0 और ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास आ गई 0, ठीक है। तो ऑर्थोगोनैलिटी को हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R2 R3। तमाम वीडियो देखा करें ताकि जो भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हों वो आपकी नॉलेज में आ जाएं और आपके नोट्स में लिखी जा सकें और आप उसको नोट्स बना के लिख सको। एग्जाम्पल 2 है यू वी, टू वेक्टर्स गिवन है, R2 के एलिमेंट्स हैं और यहाँ देखें इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाई क्योंकि R2 R3 हो सिंपल, उनकी इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट ही होती है। तो इसका आंसर आ गया 0। इसका मतलब है यू वी जो है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक और छोटी सी बात यहाँ पर ये कि इनर प्रोडक्ट किस तरह की हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उसका भी ऑर्थोगोनैलिटी पे बहुत असर होता है। जैसे यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट डिस्क्राइब की गई वो डॉट प्रोडक्ट है और अगर इन्हीं वेक्टर्स के लिए ये वाली इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर दी जाए, ये यहाँ पर जो लिखी हुई है, तो फिर इन पे अगर u1 v1 u2 v2 अप्लाई करें तो हमारे पास देखें इनर प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्थोगोनल नहीं है। ऊपर वाली डेफिनेशन से ऑर्थोगोनल आ रहे हैं लेकिन नीचे वाली डेफिनेशन से ऑर्थोगोनल नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि डिफरेंट वेक्टर्स के लिए इनर प्रोडक्ट जिस वे की डिफ़ाइन की जाएगी उसके मुताबिक हमने चेक करना है कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं या नहीं हैं। जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ पाइथागोरस।
अब इसे प्रूव करवाना है तो देखें, इसकी एक साइड को लिया, ये इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट, और ये नॉर्म है हमारे पास, नॉर्म को इनर प्रोडक्ट में चेंज किया यहाँ पर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया u, और देन यहाँ से यू वी और वी यू, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे यू वी और वी यू, तो ये 2 टाइम इनकी इनर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी ऑलवेज इक्वल टू वी यू, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद देखें यहाँ पर v और ये v, ये आ गया नॉर्म ऑफ v। अगर हमारे वेक्टर्स u v ऑर्थोगोनल हैं तो इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो आंसर 0 देगा, इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम जो है वो इन वेक्टर नोटेशन कंप्लीट हो गया। और पैथागोरस थ्योरम भी तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे, यानी उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। जिस तरह ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है तो हम उस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, सेम उसी डेफिनेशन से यहाँ पर भी ये पैथागोरस थ्योरम बिटवीन वेक्टर्स तभी अप्लाई होगा जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 होगा। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन 2। इफ़ W इज़ अ सब स्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, W इज़ अ सब स्पेस, then the set of all vectors in V that are orthogonal every vector in W, यानी वो तमाम वेक्टर्स जो ऑर्थोगोनल हैं W के एलिमेंट से, is called the orthogonal complement of W and is denoted by the symbol W inhalator। इसे इनहेलेटर पढ़ेंगे, यानी V के वो तमाम एलिमेंट्स जो W से ऑर्थोगोनल होंगे उनकी सारी कलेक्शन W इनहेलेटर के एलिमेंट्स के तौर पर लिखी जाएगी। इफ़ W इज़ अ सब स्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन W इनहेलेटर इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, कि ये क्योंकि ऑब्वियसली V के एलिमेंट से ही उसका सबसेट लिया गया है, W इनहेलेटर भी हमारे पास एक सबसेट है जो कि V से ही लिया था, तो ऑब्वियसली ये सब स्पेस भी बनाएगा। W इंटरसेक्शन W इनहेलेटर इज़ इक्वल टू 0 एलिमेंट, यानी इन दोनों एलिमेंट में, इन दोनों सेट्स में एक एलिमेंट की कलेक्शन सेम होगी और वो है 0, क्योंकि 0 हर वेक्टर से ऑर्थोगोनल है। वो कैसे? लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है u जिसके एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2, और दूसरा एलिमेंट है मेरे पास v, वेक्टर v है जिसके एलिमेंट है 0 0। अगर मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाऊँ तो क्या आंसर आएगा? 0। तो इसी तरह बाकी वाले कैलकुलेशन को भी देखा जाए तो जो नल वेक्टर होगा वो तमाम वेक्टर्स के लिए ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो जो हम यही कंसीडर करेंगे यहाँ पे, 0 वेक्टर इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, इसलिए हमारे पास ये W भी एलिमेंट, W का भी एलिमेंट है और W इनहेलेटर का भी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इन अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, यानी वो पूरे का पूरा सेट ऑर्थोगोनल होगा इफ़ ऑल पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन दिस सेट आर ऑर्थोगोनल, यानी उस सेट के हर एलिमेंट, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है उसे पेयर वाइज इनर प्रोडक्ट करवाया जाए तो उसका आंसर 0 आए, यानी वो ऑर्थोगोनल हो, तो वो पूरे का पूरा सेट ही हमारे पास ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ पे ये एग्जांपल है u1 u2 u3, इन्हें अगर आपस में इनर प्रोडक्ट करवाया जाए, यहाँ पर ये देखें तीनों केसेस में इनका आंसर 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो है वो सारी की सारी ऑर्थोगोनल होने की वजह से ये तीनों एलिमेंट्स का जो ये सेट है हमारे पास, ये ऑर्थोगोनल सेट होगा। If V is a non-zero vector in an inner product space, then it follows where K
where k is equal to norm of v. V is any arbitrary vector and k is the norm of v, then मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो वेक्टर, यानी ये स्टार्टिंग वाली आपने स्किप कर देनी है डेफिनेशन से, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो वेक्टर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स नॉर्म प्रोड्यूसेस अ वेक्टर ऑफ नॉर्म 1। यानी अगर हम किसी भी वेक्टर को उसी के नॉर्म से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास उसकी दोबारा से अगर हम मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोबारा से हम उसका नॉर्म लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। जिस तरह से यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है कि अगर वेक्टर को उसी की लेंथ से डिवाइड करवा दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इसी तरह अगर किसी वेक्टर को उसी के नॉर्म से डिवाइड करवा दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। लेकिन साथ साथ हम उसे यूनिट वेक्टर के साथ साथ हम उसे अब नॉर्मलाइज फॉर्म कहेंगे, यानी एक और नाम है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग वी। यानी अगर आपको कोई भी सेट वी दे दिया जाए और आपको कहा जाए इसे नॉर्मलाइज करवाएं तो आपने क्या करना है, उसी वी के वेक्टर को उसी की लेंथ से यानी उसके नॉर्म से आपने डिवाइड करवा देना है तो आपके पास नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आ जाएगा। और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। जैसे ये देखें एग्जाम्पल 1 में जो u1 u2 u3 हमारे पास थे, ये उनके नॉर्म फाइंड आउट कर लिए। और अब अगर हम उन वेक्टर्स को इसी की लेंथ से डिवाइड करवा देंगे तो ये एक नया वेक्टर आ रहा है v1 v2 v3। ये क्या है, ये तीनों नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हैं। सिंपल डिफरेंस बस इतना है कि हमने इनको इन्हीं के नॉर्म से डिवाइड करवा दिया। तो उसी नॉर्म से डिवाइड करने वाले प्रोसेस को ही हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहेंगे। और नए आने वाले जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हैं वो भी आपस में ऑर्थोगोनल ही होंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मल बनाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल यानी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स जो हैं उन्हें हम ऑर्थोनॉर्मल इस तरह से कहते हैं कि जो भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं जब हम उन्हें नॉर्मलाइज कर लेंगे दोबारा से उनकी ऑर्थोगोनैलिटी भी चेक की जाए, यानी पहले वो u थे अब वो v में चेंज हो गए हैं, तो अगर हम v1 v2 v3 इनकी ऑर्थोगोनैलिटी भी चेक करें तो वो भी ज़ीरो आएगी। इसलिए हम अब ये जो नए जनरेटेड वेक्टर्स बनाए हैं हमने नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स, इनको बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। एक डेफिनेशन है यहाँ से, a basis consisting of orthonormal vectors is called an orthonormal basis. A basis consisting of orthonormal vectors is called an orthonormal basis. एक और डेफिनेशन है आपके लिए यहाँ पर, and a basis consisting of orthogonal vectors is called an orthogonal basis। यानी जिसमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल बेसिस है और जिसमें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ग्राम स्किम्ड प्रोसेस, और मोस्टली इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में या इसका कोई ना कोई स्टेप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आपने खूब अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है और इस मेथड को भी आपने अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो मेथड है हमारे पास टू कन्वर्ट अ बेसिस, यानी ये आर्बिट्ररी बेसिस है जो ना ऑर्थोगोनल है ना ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, हमने प्रूव करना है इसको या खुद बनाना है इसको, चेंज करना है इसको इनटू ऑर्थोगोनल बेसिस में। टू कन्वर्ट अ बेसिस इनटू एन ऑर्थोगोनल बेसिस वी हैव टू परफॉर्म दीज 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास
v1 इज इक्वल टू u1, यानी हमारे पास v1 जो है वो इस फर्स्ट u1 के ही इक्वल हमारा फर्स्ट वेक्टर कंसिडर किया जाएगा। और सेकंड v2 को हमने यानी यहाँ से अब u2 को चेंज करना है और v2 किसके इक्वल है, v2 इस फार्मूला के इक्वल है। v2 यानी u2 माइनस u2 और v1 की इनर प्रोडक्ट करवानी है हमने, v1 का नॉर्म फाइंड आउट करना है और इसे मल्टीप्लाई करवाना है v वेक्टर से। v1 यहाँ पर वेक्टर है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये v1 एक वेक्टर है। और फिर u2 और यहाँ से ये वेक्टर जब ये स्केलर v1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दो वेक्टर रह जाएंगे, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हमारे पास इक्वल है v2 के। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, हम किसी भी आर्बिट्ररी बेसिस को चेंज कर रहे हैं ऑर्थोगोनल बेसिस में। अब इसी तरह स्टेप 3 में v3 फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला क्या है, u3 माइनस, अब u3 जो है उसकी v1 से इनर प्रोडक्ट, बाकी फार्मूला उसी तरह से, और इसी u3 की u2 से v2 से इनर प्रोडक्ट और v2 का नॉर्म डिवाइड और v2 वेक्टर मल्टीप्लाई। इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको भी इन तमाम टॉपिक्स का जो भी आपको मैं बता रही हूँ इनका तमाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके सेंड करती हूँ। ये फार्मूलाज इसी तरह v4 फाइंड करने के लिए u4, अब u4 की हर वेक्टर से जो पीछे हम फाइंड कर चुके हैं उनसे इनर प्रोडक्ट और उन्हीं की नॉर्मलाइजेशन बनानी है हमने। देखिए u4 की v1 से इनर प्रोडक्ट, u4 की v2 से इनर प्रोडक्ट, u4 की v3 से इनर प्रोडक्ट, और ये तीनों हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। और फिर v1 नॉर्म, v2 नॉर्म, v3 नॉर्म, और इन्हीं वेक्टर से साथ में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, राइट। अब इसी तरह हम इनकी nth टर्म भी बना सकते हैं, लेकिन nth टर्म तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली हमारे पास 3/3 ऑर्डर की जो बेसिस होगी उसी को डील किया जाएगा यहाँ पे, यानी मैक्सिमम 3 वेक्टर्स ही गिवन होंगे जिसे हमने ऑर्थोगोनल बेसिस में चेंज करना है। ओके, ये तो बात होगी ऑर्थोगोनल बेसिस की। अब अगर हमें कोई भी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स दी जाए, ये बेसिस दिया जाए हमें और हमें कहा जाए कि इसे ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में चेंज करें, तो फिर हम अपने फार्मूला को मज़ीद एक्सपेंड कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम v1 को नॉर्मलाइज करवाएंगे, यानी v1 को इसी के नॉर्म से डिवाइड करवाएंगे और ये वेक्टर आ जाएगा हमारे पास w1। और w1 क्या है, w1 हमारे पास हमारे ऑर्थो नॉर्मल बेसिस का फर्स्ट वेक्टर है, जैसे ऑर्थोगोनल बेसिस का फर्स्ट वेक्टर v1 है। और फिर उसके बाद w2 फाइंड आउट करेंगे, w2 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v2, यानी हर वेक्टर जो भी आंसर यहाँ से हमारे पास आएगा हम उसको उसी के नॉर्म से डिवाइड करवाएंगे और हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस के वेक्टर्स जो हैं वो जनरेट होते जाएंगे। ये सरसरी सी ज़रा एग्जांपल 7 देख लें। ये हमारे पास वेक्टर्स गिवन है u1, u2, u3, और अब यहाँ से v1 फाइंड आउट किया सबसे पहले, v1 इज इक्वल टू u1 कंसिडर हुआ, ये ऐसे ही आ गया। उसके बाद v2 का फार्मूला हमारे पास क्या है, u2, और अब u2 के ऊपर हम जितने भी v's फाइंड आउट कर चुके हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगी। तो ये u2 इनर प्रोडक्ट विद v1 नॉर्म और v1 मल्टीप्लाई। अब इसे फर्दर देखें ज़रा क्या किया, u2 वेक्टर यहाँ पर आ गया, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट ये 2 और नीचे इसका नॉर्म आ गया हमारे पास 3, ये v1 ये है ना हमारे पास, तो इसका अगर नॉर्म फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रिजल्ट में रखना है तो स्क्वायर रूट ऊपर से ख़त्म और जस्ट 3 यहाँ पर नीचे आ गया, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है v, तो v वेक्टर ये यहाँ पर आ गया। अब ये 2/3 जो है अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें से माइनस होता जाएगा, तो देखें 0 - 2/3 पहला नंबर, 1 - 2/3 1/3 ये दूसरा नंबर, 1 - 2/3 ये भी इज इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास ये थर्ड नंबर बन गया। अब यहाँ से ये v3 का फार्मूला यूज़ हुआ,
V3 से पहले हम कितने V फाइंड आउट कर चुके हैं, V1 एंड V2। अब यहाँ पे U3 और अब U3 की ऊपर वाले तमाम V से मल्टीप्लिकेशन होगी, V1 से और V2 से। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आ गई और इसका नॉर्म नीचे आ गया, V1 एज इट मल्टीप्लाई। इन दोनों की इनर प्रोडक्ट आ गया, आंसर हमारे पास 1/3 और इनका नॉर्म आ गया हमारे पास 2/3 और स्क्वायर रूट ऊपर से हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि हमारे पास नॉर्म का स्क्वायर आ रहा है और ये V2 साथ में मल्टीप्लाई। यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल और ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम इन तीनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन करवा लेंगे और वही हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। और ये तीन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, V1, V2, V3, और ये तीनों क्या हैं, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। चेक भी किया जा सकता है इन्हें कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं या नहीं। देखिए, फर्स्ट को मैंने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 2/3, सेकंड को सेकंड से, यानी कि मैं डॉट प्रोडक्ट करवा रही हूँ, जो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट वो करवा रही हूँ, प्लस 1/3। तो देखें सारे एलिमेंट्स तीनों को ऐडअप किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। सो क्लियरली ये हमारे पास ऑर्थोगोनल आ गए। अब हम इन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को अगर नॉर्मलाइज करवाना चाह रहे हैं, यानी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाना चाह रहे हैं इनको, तो हम क्या करेंगे, हम इनको इन्हीं के नॉर्म से डिवाइड करवा देंगे। ये तीनों के नॉर्म फाइंड आउट कर लिए और फिर इन्हीं से डिवाइड करवा दिए। ये आ गया Q1, यानी W की बजाय यहाँ पे नोटेशन आ गई Q1, Q2। कोई भी नोटेशन आप मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो, W और A B कुछ और भी यूज़ कर सकती हो, जैसे यहाँ पे Q यूज़ हो गया। ये √3 आ गया नीचे और यहाँ पर √6/3, तो 3 से कैंसिल होकर √6 नीचे आ जाएगा। ये 1/√2 और ये आ गया हमारे पास Q3। अब Q1, Q2 और Q3 ये तीनों क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस।